अब यहाँ पर हमको समझना है कि वाष्पन होता क्या है, वाष्पन क्या होता है। पर देखेंगे किसी भी द्रव का कमरे के ताप पर, कमरे के ताप या उससे अधिक ताप पर खुद ब खुद वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। देखो वाष्पन का यदि हम उदाहरण की बात करेंगे ना, तो तुम ऐसा देखो, कपड़े धोकर के क्या करते हो, धूप में सूखने के लिए देते हो और कपड़ा सूख जाता है, तो ये एक वाष्पन का ही उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा अगर पानी किसी गड्ढे में पड़ा हुआ है तो एक दो दिन में वहां से गायब हो जाता है, तो ये वाष्पन का ही उदाहरण है। वो पानी कहाँ जा रहा है, वो पानी धीरे धीरे वाष्प बन रहा है और वाष्प बन के वायुमंडल में चला जा रहा है। तो कमरे के ताप या अपने क्वथनांक से नीचे के ताप पर, क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक होता है। तो पानी के स्थिति में यहाँ पर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कमरे के ताप या क्वथनांक से नीचे के ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है धीरे धीरे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, अगर मोटा मोटी समझो तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। लेकिन वाष्प में दो प्रकार से बदलता है, एक क्वथनांक के जरिए भी वाष्प में बदलता है, तो क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमने क्या कहा कि कमरे के ताप पर, जो जिस टेम्परेचर पर हम लोग रहते हैं उस ताप पर या अपने क्वथनांक से नीचे के ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब समझो वाष्पन की क्रिया होती कैसे है, वाष्पन होता ही क्यों, या फिर हम बोले तो पानी का कण जो है वो वाष्प बनता ही क्यों है। तो इसके लिए आ जाओ, यहाँ पर हम बात करते हैं। मे बी यहाँ पर उदाहरण है अपने पास कि नहीं है, नहीं है, तो इसको लिए अपन देख लेंगे। चलो जी, तो सपोज अपने पास क्या है, एक कंटेनर है। क्या है ये, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर में कुछ पानी हमने रखा है। अब पानी होगा तो इसका कण थोड़ा सा हटा होगा ठोस से, लेकिन इतना तो होगा इसके बीच में डिस्टेंस। और ऊपर में हवा है, देखना ऊपर में हवा है, हवा के ये पार्टिकल्स। ठीक है, हमको क्या पता है कि कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सारे पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। मतलब ये जो कण है ना, ये अंदर में पहले से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गतिशील है। ठीक है, बर्तन के अंदर में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और ये ऊपर में जो हवा के कण है ना, ये भी एक दूसरे के ऊपर टकरा रहे हैं। ठीक है, होता ये है, यहां तक तो ठीक है, जब हवा ऊपर में टकरा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन में जो नीचे कण है, जल के जो कण है, वाटर के जो कण है, वो टकरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। होता मामला तब गड़बड़ाता है जब ये कण आकर के इसको हिट करता है, ये कण आकर के, यानी हवा के कण आकर के पानी को हिट करता है। तो बाहर से एनर्जी आ रही है ना, तो बाहर से एनर्जी आने के कारण, बाहर से ऊर्जा आने के कारण ये कण बहुत ज्यादा गतिशील हो जाता है। जो पानी के कण है वो बहुत ज्यादा गतिशील हो जाता है, और बहुत ज्यादा गतिशील होने के कारण इसके बीच में जो आकर्षण बल था, जो पानी के कण के बीच में आकर्षण बल था, ये कमजोर पड़ जाता है और ये फिर हवा के साथ रफू चक्कर ऊपर चला जाता है, और इसी प्रकार से वाष्पन की प्रक्रिया संपन्न होगी। देखो यहाँ पर वाष्पन होने के लिए, जो द्रव है उसको गैस में बदलने के लिए, तो द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल था, उसको कमजोर करना था। कमजोर कैसे हुआ, हवा का कण ऊपर से आया, वो टक्कर मारता है द्रव के कण को। द्रव के कण को जैसे ही टक्कर मारेगा तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा गतिशील हो जाएगा, और गतिशील होगा ना तो उसके बीच में जो आकर्षण बल है, किसके बीच में, द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ जाएगा, और द्रव जो है वो हवा के साथ ऊपर चला जाएगा वायुमंडल में। इसी प्रक्रिया को अपन वाष्पन कहते हैं, यहां से देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने कुछ प्रश्न है। वाष्पन तो हम अपने आम जीवन में देखते हैं, और ये हमारे जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कहां कहां दिखता है, जैसे कपड़े को सुखाते हैं तो वहां पर वाष्पन होता है। अगर कोई बर्तन भींगा हुआ है उसको छोड़ दे तो सूख जाता है, वहां भी वाष्पन होता है। मटके में पानी रखा हुआ होता है, वहां भी वाष्पन होता है। बट वाष्पन डिपेंड किस पे करता है, कि वाष्पन कितना स्लो होगा, कितना तेज होगा, किन बातों पर डिपेंड करता है। तुम्हारा जो कपड़ा है वो जल्दी सूखेगा या लेट से सूखेगा, किन बातों पर डिपेंड करता है, ये समझना है यहाँ। तो पहला है द्रव की प्रकृति। अब देखो द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब समझ रहे हो क्या, क्वथनांक मतलब किस ताप पर द्रव उबलने लगता है। तो पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर दिया हुआ है तुम्हारा ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा, हमने क्या कहा, किसी भी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन उतना स्लो होगा उसका, और क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन उतना तेज होगा। तो यहां पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है। हमने कहा क्वथनांक ज्यादा है वाष्पन स्लो होगा,
मतलब जल का वाष्पन स्लो होगा। और ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ईथर का जो वाष्पन होगा वो तेजी से होगा। इसी तरह से पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है, जल का क्वथनांक अधिक होता है। तो पेट्रोल को यदि खुला में छोड़ो तो पेट्रोल जल्दी ही वाष्पन पेट्रोल का हो जाता है, जल का लेट से होता है। ठीक है, दूसरा है द्रव का ताप। अब टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना ही वाष्पन की जो गति है वो बढ़ेगी। जैसे तुम क्या करो, कपड़ा जैसे धोते हो ना, तो कपड़े में पानी होता है, तो कपड़ा सूखता है मतलब पानी वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला गया। कपड़ा को तुम धूप में मत दो सूखने के लिए, छांव में दे दो सूखने के लिए। अब क्या होगा, कपड़ा थोड़ा देर से सूखेगा। क्यों देर से सूखेगा? जैसे ही कपड़ा को हमने छांव में डाला तो यहाँ पर हुआ ये, जो टेम्परेचर है वो कम गया। धूप में टेम्परेचर अधिक होगा, कपड़ा को डालेंगे तो यहाँ पर छांव में टेम्परेचर कम है तो वाष्पन की गति धीमी हो जाएगी, और धूप में टेम्परेचर अधिक है तो वहां पर वाष्पन की गति तेज हो जाएगी। ठीक है जी। फिर द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझो, जो वाष्पन जो होता है ना, वाष्पन जो होता है वो जो है पृष्ठ पर से होता है। कहने का मतलब, एक गिलास में पानी रख लो, एक थाली में पानी रख लो, तो वाष्पन कहां पर तेज होगा? थाली वाले पानी का वाष्पन जल्दी होगा। क्यों जल्दी होगा? क्योंकि वाष्पन जो है ना वो एक पृष्ठीय घटना है, मतलब ऊपर से ही होता है, पानी के पृष्ठ यानी ऊपर से ही होता है। तो जल अगर गिलास में है तो इसका मतलब धीरे धीरे जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल गिलास का कम है, पानी का ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो इसका मतलब पानी वहां से कम कम वाष्पित होगा। जबकि अगर थाली में देखेंगे तो थाली का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां पर थाली का जल जो है जल्दी से वाष्पित हो जाता है। अगला है वायु का वेग। कभी ध्यान दिए हो कि अगर ठंड का मौसम है या बारिश का मौसम है तो कपड़े को सूखने तो देते हैं, बट उसके ऊपर में पंखा चला देते हैं और कपड़ा जल्दी सूख भी जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम हवा को तेज करते हैं तो वाष्पन भी तेज हो जाता है। इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन ये है ना कि हवा को जब तेज करेंगे ना तो जो पानी निकलेगा ना वो तो रहेगा वायुमंडल में ही, मतलब हमारे पहले तो आस पड़ोस मिलेगा, धीरे धीरे ना जाएगा। जब हम हवा तेज करते हैं तो जो पानी कपड़े में से निकल रहा है, जो पानी वहां पर है वातावरण में है, उस पानी को हवा हटा दे रहा है, मतलब जगह खाली हो गया। अब जगह खाली हो गया तो फिर से जल्दी से कपड़े से पानी निकलेगा, फिर हवा आ रहा है, फिर जगह खाली कर रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या होता है, तेज हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या समझते हैं कि वाष्पन की गति को जो है वो कौन प्रभावित करता है? हवा भी प्रभावित करता है। फिर है आर्द्रता। देखो, आर्द्रता का मतलब होता है हमारे आसपास के वायुमंडल में कितना पानी है, इसका मतलब होता है आर्द्रता। तो एक निश्चित सीमा तक ही हमारे वायुमंडल में पानी रह सकता है। निश्चित सीमा से यदि कम पानी है तो उसको हम बोलेंगे शुष्क मौसम, ठीक है, और निश्चित सीमा से अगर अधिक पानी है तो उसको बोलेंगे हम आर्द्र मौसम। तो जनरली जो गर्मियों में मौसम होता है ना, जो बारिश नहीं हो रहा तो वो शुष्क मौसम होता है, और जो ठंडी में जो मौसम है या बरसात के समय में जो मौसम होता है वो आर्द्र मौसम होता है। उसमें वायुमंडल में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जब मौसम शुष्क होगा, तुम्हारे आसपास के वायुमंडल में जल की मात्रा कम होगी तो वाष्पन तेजी से होगा। क्यों तेजी से होगा? क्योंकि आप आसपास में जल है नहीं, जगह खाली है। जगह खाली है तो पानी जल्दी जल्दी निकल करके वायुमंडल में जाएगा। अब पहले से पानी है, मौसम आर्द्र है, हमारे वातावरण में पहले से पानी भरा हुआ है, तो वो पानी निकलेगा ना तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि पहले से पानी भरा हुआ है ना, तो उसके बाहर निकलने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो इस वजह से वहां पर वाष्पन स्लो हो जाता है। तो ये था वाष्पन और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक।